नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार यूनिट 1 के अंतर्गत हिंदी शब्द रचना के प्रैक्टिस सेट के ऊपर। और आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके पहले के जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने कराए हैं, इस उम्मीद से कराए हैं कि आप समय निकालकर अपने परीक्षा और टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए लगातार इस चैनल से लाभ उठा रहे होंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हिंदी शब्द रचना पर चर्चा करेंगे। वैसे जब आप देखेंगे आपके सिलेबस में हिंदी शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव इत्यादि दिया गया है, लेकिन हम उसके साथ ही कुछ बेसिक पॉइंट्स को भी ध्यान में रखेंगे ताकि आप अच्छे से हिंदी शब्द रचना को समझ जाएं। न सिर्फ यूजीसी नेट के परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको लाभ मिले, बल्कि आगे जितने भी टीजीटी पीजीटीज एग्जाम होने वाले हैं, सब में आपको उसको लाभ मिल सके। तो चलते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से असत्य है। सार्थक ध्वनि या वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप जिसका खंड न हो सके वर्ण कहलाता है। जिसका क्षर न हो सके अक्षर कहलाता है। शब्द के 3 भेद होते हैं। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार कौन सा इसमें जो भी विकल्प दिया गया है वो असत्य है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा। शब्द के 3 भेद नहीं होते हैं, बल्कि शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। सार्थक और निरर्थक 2 भेद किए जाते हैं। और यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है कि सार्थक ध्वनि या वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। कई बार हम कक्षाओं में बच्चों से पूछते हैं कि शब्द किसे कहते हैं, तो 2 वर्णों या ध्वनियों के मेल से जो भी सार्थक वर्ण समूह बनते हैं उनको हम शब्द कहते हैं। और सवाल पूछा जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो ध्वनि के लिखित रूप जिसका खंड न हो सके उसे वर्ण कहा जाता है। और अक्षर किसे कहा जाता है, जिसका क्षर न हो सके वो अक्षर कहलाता है। अक्सर आप जब भी हिंदी व्याकरण की बेसिक तैयारी करते हैं तो शब्द, वर्ण, अक्षर इन तीनों से आप सभी का सामना होता है। और कई बार तो ये प्रश्न इंटरव्यू इत्यादि में भी पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न के माध्यम से शब्द, वर्ण और अक्षर तीनों क्लियर हो चुके होंगे कि कौन कौन क्या क्या उनकी परिभाषा है और शब्द के कितने भेद हैं, ये भी आप जान गए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के भेद हैं। जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो शब्द के भेदों को अलग अलग आधार बनाया गया है। उन आधारों के आधार पर भी कुछ शब्दों के भेद हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि पूछा गया कि प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के भेद हैं। ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 6, 8। तो अगर प्रयोग और रूप के आधार पर देखें तो शब्द के कुल 2 भेद किए जाते हैं, जिसमें आपने सुना होगा विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आप अपने दिमाग में इसको बैठाते जाइए कि ये सभी भेद जो किए गए हैं वो प्रयोग या रूप के आधार पर किए गए हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद हैं। रचना या बनावट यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पर शब्द के कितने भेद किए गए हैं। ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 5 या 6। तो यहाँ पर सही जवाब है कि 3 भेद किए गए हैं रचना या बनावट के आधार पर। वो तीनों भेद कौन कौन से हैं, आपने पहले भी सुना होगा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने शुरू में बताया कि शब्द के मुख्य रूप से 2 भेद किए गए हैं, सार्थक और निरर्थक। लेकिन आगे चलकर व्याकरणाचार्यों ने शब्द के अलग अलग आधारों पर भेद किए हुए हैं, जिसमें आपने विकारी को देखा, अविकारी को देखा, उसके साथ रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। लेकिन इन सब के आधार क्या है, अलग अलग है। कोई रचना या बनावट के आधार पर है, कोई प्रयोग या रूप के आधार पर है, आगे भी कुछ और आधार है। पूछा गया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। ऑप्शन दिया गया 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल 4 भेद किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं, जिसमें कि तत्सम है, ठीक है, तद्भव है, इसके बाद देशज, फिर विदेशज या विदेशी कई बार बोल दिया जाता है। तो ये सब क्या है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद किए गए। तो
आप अगर इस प्रैक्टिस सेट को आत्मीयता के साथ देख रहे होंगे तो आप अपने नोटबुक पर जरूर इस तरीके से लिख लेंगे कि प्रयोग रूप के आधार पर कितने हैं, ठीक है। इसके बाद रचना या बनावट के आधार पर कितने हैं, या फिर उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं। ये सभी चीजें आप अपने कॉपी पर जरूर नोट कर लेंगे, जिससे कि परीक्षा के एक दिन पहले आप रिवीजन करके आराम से जा सकते हैं। तो आगे बात करते हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट कुछ इस तरीके से बनाया है कि आपको यहीं पर तुरंत सारी चीजें याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न है कि विकारी शब्द नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि विकारी किसके आधार पर किया गया है, आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि प्रयोग या रूप के आधार पर किया गया है। तो विकारी शब्द नहीं है, ऑप्शन दिया गया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो विकारी जिसका कि खंडन न किया जा सके, खंड न किया जा सके, जिसमें कोई विकार उत्पन्न किया जा सके, तो उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है। क्रिया विशेषण जो है वो विकारी शब्द के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पर आप सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। ऊपर आगे आप ध्यान रखिए कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये तीनों जो आप देख रहे हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच के एक तरीके से पार्ट है, वो विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। आगे और पता चलेगा कि क्रिया विशेषण अविकारी कैसे है। अविकारी शब्द नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि अविकारी शब्द में कौन नहीं आता है, वो है विशेषण। विशेषण जो है वो विकारी शब्द है। बाकी जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं सभी क्या है यहाँ पर अविकारी शब्दों में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है कि विकारी शब्दों की भी जो भी यहाँ पर बताया गया है वो 4 है उनकी संख्या, और अविकारी की भी संख्या 4 है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये विकल्प बन रहा है। अब विकारी शब्द जो 4 है वो कौन कौन से हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण है। और अविकारी में कौन है? विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है। तो आगे के लिए इन दोनों शब्दों को आप जरूर ध्यान में रखिए कि विकारी में कौन कौन है और अविकारी में कौन कौन है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द नहीं है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तत्सम। तो इसके बारे में हमने ऊपर प्रश्न में चर्चा कर ली है कि रचना या बनावट के आधार पर जो भी शब्दों के भेद किए गए थे उसमें कौन कौन से थे। तो इसमें रूढ़ था, यौगिक, योग रूढ़, ये तीनों थे। तत्सम का दूसरे में बताया गया है, आगे पता चलेगा कि किस आधार पर बना हुआ शब्द है, तत्सम। लेकिन रचना या बनावट के आधार पर आप देखेंगे तो रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन चौथा है। अगला प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द नहीं है, तद्भव, देशज, विदेशी या फिर रूढ़। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। रूढ़ को हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि ये रचना या फिर बनावट के आधार पर विभाजित किया गया है। बाकी ऊपर आप देख रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये चारों यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर यूजीसी नेट में या फिर यूपी टीजीटी, पीजीटी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में व्याकरण के तौर पर ये सभी प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से वहां पर उत्तर दे पाएंगे। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि विकारी और अविकारी शब्दों का निर्धारण किया जाता है लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर। सही कूट का चयन हमें करना है। तो सही जवाब यहाँ पर पूछा गया कि केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है या फिर सभी सही है। तो जब आप विकारी और अविकारी शब्दों को पढ़ेंगे आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार ये विकारी और अविकारी शब्द क्या है। तो आपको हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा, जिसमें मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको पढ़ाते हुए नजर आऊंगा। हमने बहुत पहले ही व्याकरण के बेस को ध्यान में रखते हुए पहले समझाने का प्रयास किया है, और यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस सेट के रूप में है। तो हमारी कोशिश रहती है कि आप प्रश्नों के माध्यम से भी अपने सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल नॉलेज को भी ध्यान में रखें और प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं उनको भी समझ जाए। तो यहाँ पर सही जवाब है कि विकारी अविकारी शब्दों का निर्धारण लिंग, वचन और कारक, इन तीनों के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द नहीं है, आज, कल, नाक, विद्यालय। रूढ़ शब्द जिनका कि खंड न किया जा सके या फिर उसमें कोई बदलाव
न किया जा सके तो वो रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इनको तोड़ा भी नहीं जा सकता है। तो आज, कल और नाक, ये तीनों क्या है, रूढ़ शब्द हैं। विद्यालय जो है वो रूढ़ शब्द नहीं है, बल्कि ये यौगिक शब्द है। इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, दो शब्दों का क्या है, योग है। विद्या धन आलय, तो क्या हो गया, विद्यालय हो गया। यहाँ पर इसको तोड़ दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम आज को चाहेंगे तोड़ना या फिर कल को चाहेंगे तोड़ना, तो फिर कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। और इसको भी तोड़ेंगे तो भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से रूढ़ क्या है कि उसका खंड नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। जिसमें आपने देखा आज, कल और नाक, ये तीनों शब्द क्या है, रूढ़ शब्द है। और विद्यालय जो है ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत नहीं है, बल्कि यौगिक शब्द है। तो आपके दिमाग में रूढ़ के साथ साथ यौगिक शब्द कैसे निर्मित होते हैं, बनते हैं, वो भी आने लगा होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यौगिक शब्द नहीं है। अनुशासन, हिमालय, रजनीश, पंकज। तो यहाँ पर यौगिक शब्द कौन सा नहीं है हमें बताना है। आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे, ठीक है। मेरे नाम के ऊपर आपको नहीं जाना है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा। पंकज जो है वो यौगिक शब्द नहीं है, बल्कि योग रूढ़ शब्द है। ये खास एक चीज के लिए, अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, जिसका नाम है कमल, ठीक है। तो जो कीचड़ में पैदा होता हो उसको हम बोलते हैं पंकज, यानी कि ये रूढ़ हो चुका है। इसमें योग और रूढ़ दोनों जो शब्द के भेद हैं मिश्रित हैं, तो योग रूढ़ है पंकज। बाकी आप यहाँ पर देख रहे हैं अनु, फिर शासन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। हिम और आलय दिया गया है, और यहाँ पर रजनी और ईश दिया गया है। तो इन शब्दों को तोड़ा जा रहा है। आप लोग भी अपने नामों को जरूर एक बार देखिए कि आपके नाम रूढ़ में है या फिर यौगिक में है या फिर योग रूढ़ में है, किस में है। जिनके नाम पंकज होंगे उनके नाम वो अपने को ध्यान में रखें, योग रूढ़। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए और कोई मेरे जैसा बैठा हुआ है और पूछ दिया कि पंकज बेटा बताओ कि पंकज किस तरीके का शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है या फिर योग रूढ़ है। तो पता चला पंकज वहां सिर खुजलाने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर पंकज इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे तो तुरंत बता देंगे कि सर योग रूढ़ है, और वहीं से आपका इंटरव्यू अच्छा होने लगेगा। बाकियों को भी आप देख लीजिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द नहीं है। पंकज, दशानन, चंद्रशेखर, कमल। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है हमें बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन चौथा। कमल जो है वो योग रूढ़ नहीं है, बल्कि क्या है, केवल रूढ़ शब्द है। बाकी आप देख रहे हैं पंकज, जैसा मैंने ऊपर एक्सप्लेन करके बताया, दशानन यहाँ रावण के अर्थ में हो जाएगा, चंद्रशेखर यहाँ पर आप देखेंगे शंकर जी के अर्थ में हो जाएगा। तो ये सब क्या है, एक खास अर्थ के लिए क्या है, रूढ़ है, ठीक। तो इसलिए इसको कहा जाता है जब कोई अन्य अर्थ निकलता हो तो वहां पर योग रूढ़ शब्द कहलाता है। तो पंकज, दशानन, चंद्रशेखर, चक्रपाणी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है, वीणा पाणी, ठीक। तो कुछ जो भी आप देखेंगे, खासतौर से अगर हम समास के दृष्टिकोण से देखें तो बहुब्रीहि समास के जो भी उदाहरण है उनको आप योग रूढ़ में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अभिधा का उदाहरण नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि शब्द शक्ति से संबंधित यहाँ पर सवाल पूछा गया है, और पूछा गया कि अभिधा का उदाहरण नहीं है। सड़क देखकर पार करनी चाहिए, पानी बरस रहा है, विद्यालय खुल गए हैं, बनन में बागन में बगरो बसंत। तो कौन सा ऐसा उदाहरण है जो कि अभिधा का नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि अभिधा का मतलब होता है कि जिसका हम सीधा सीधा अर्थ निकालते हैं उसको बोलते हैं अभिधा, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरा ऑप्शन तीनों अभिधा के उदाहरण के तौर पर है। जो चौथा ऑप्शन है ये अभिधा के अंतर्गत नहीं है, ये है लक्षणा, ठीक। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि लक्षणा के संदर्भ में असत्य है। लक्षणा के संदर्भ में क्या असत्य है हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है जहां मुख्यार्थ की बाधा हो, मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ हो, अन्य अर्थ में रूढ़ि का प्रभाव हो, सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध हो। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लक्षणा के संदर्भ में असत्य है। तो सही जवाब है ऑप्शन चौथा कि सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध हो, उसे हम लक्षणा के अंतर्गत नहीं रखते हैं, बल्कि ये क्या है, अभिधा का लक्षण है। और बाकी आप देखेंगे कि लक्षणा में मुख्यार्थ की बाधा उत्पन्न होती है, मुख्यार्थ से संबंधित
अन्य अर्थ भी इसमें लगाए जाते हैं और अन्य अर्थ में रूढ़ि का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो इन सभी विकल्पों को ध्यान में रखिए ताकि आगे इस तरीके के प्रश्न आए या इससे मिलते जुलते प्रश्न आए तो आपको बिल्कुल वहां पर घबराहट नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर में शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, अभिव्यंजना। तो आपने देखा होगा कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में ये कई बार प्रश्न आ चुका है और आपको याद भी हो गया होगा कि वृषभानुजा या फिर हलधर ये दोनों आप देख रहे हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति को यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। इसमें क्या है? व्यंजना है। एक तो हो गया बलदाऊ के अर्थ में इसका प्रयोग और दूसरा हो गया कि राधा के अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? वृषभानुजा का आप देख रहे हैं कि शब्द का अर्थ व्यंजित हो रहा है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द आप जानते हैं कि जो सीधे सीधे संस्कृत से लिए जाते हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। तो आप देखेंगे इसमें कि कौन सा शब्द है जो संस्कृत से मिलता जुलता नहीं है। आम्र, हरिद्रा, अग्नि, ये तीनों शब्द क्या है? तत्सम में है। सुई शब्द जो है वो तद्भव के अंतर्गत है। ठीक, इसका आप देखेंगे तो सूची, आपने दुर्योधन की वो पंक्ति सुनी होगी कि सुई के नोक के बराबर भी हम जमीन नहीं देंगे बिना युद्ध के। तो ये सुई क्या है? यहाँ पर तत्सम नहीं है बल्कि तद्भव। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि तद्भव शब्द नहीं है। गोबर, आज, दिन, पगड़ी। तो तद्भव यानी कि तत्सम का बिगड़ा रूप जो होता है वो एक तरीके से तद्भव कहलाता है। तो गोबर, आज, दिन, पगड़ी में कौन सा ऐसा शब्द है जो तद्भव नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा। पगड़ी जो शब्द है ये देशज शब्द है। ठीक है, बाकी आप देख रहे हैं कि गोबर हो गया, ठीक है, आज और दिन ये सब क्या है? तद्भव के अंतर्गत आ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अरबी शब्द नहीं है। कागज, कानून, तमाशा, टिकट। अरबी शब्द, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, यानी कि जो भी हमारे देश पर कभी शासन करने के लिए आए हुए थे और लगातार वो यहाँ पर रहे, तो अपने भाषा का यहाँ पर उन्होंने प्रभाव छोड़ा है। पी से हो गया पुर्तगाली, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि मैंने फार्मूला बनाया PDEF, क्योंकि हम लोग PDF हमेशा कहते रहते हैं, तो उसमें से एक ई जोड़ देना है। तो पुर्तगाली हो गया, फिर डच, फिर इंग्लिश, अंग्रेजी या फिर फ्रेंच। ये कई बार इनसे जुड़े हुए शब्द पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। यहाँ पर देखिए अरबी से पूछा गया है, तो कागज, कानून और तमाशा ये तीनों शब्द अरबी से जुड़े हुए हैं। टिकट जो शब्द है वो क्या है? अंग्रेजी का है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा हो गया। अगला प्रश्न है पुर्तगाली शब्द नहीं है। आलमारी, तंबाकू, काजू, कैंची। तो पुर्तगाली शब्द, तो आपका दिमाग दौड़ना शुरू हो गया होगा और हमने एक वीडियो लेक्चर में बताया भी था प्रैक्टिस सेट में कि कैंची शब्द जो है वो तुर्की से लिया गया है। ठीक है, कोई हम लेक्चर आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने जरूर इसका इंडिकेशन किया था। यहाँ पर भी सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। आगे के लिए ध्यान में रखिए कि आलमारी, तंबाकू और काजू ये तीनों शब्द किससे जुड़े हुए हैं? पुर्तगाली से। अगला प्रश्न है कि सिगरेट शब्द किस भाषा का है? युवाओं का पसंदीदा ये प्रश्न कि सिगरेट शब्द किस भाषा का है। कई बार तो हम इसको तनाव के दूर करने का भी माध्यम मानते हैं। ठीक है, कि थोड़ा सा हम इसका सेवन करते हैं तो हमारा तनाव, खासतौर से मैंने देखा है कि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनका ये फेवरेट है यहाँ पर। तो हमने प्रश्न को जानबूझकर यहाँ पर पूछा है कि उस फेवरेट शब्द को आप जान जाए कि किस भाषा का है। अंग्रेजी, डच, स्पेनिश, जापानी। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि स्पेनिश शब्द है सिगरेट। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। तो इस तरीके से हमने हिंदी शब्द रचना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की और उन प्रश्नों के बहाने हिंदी शब्द रचना कैसे निर्मित हुई है, हिंदी शब्द भंडार कैसे विकसित हुआ, समृद्ध हुआ है, उसके बारे में भी आपने जान लिया होगा। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।